हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे होंगे। ऐसी मेरी आशा है। चलते हैं पहली न्यूज़ के साथ जो जुड़ी हुई है एक लेक के साथ, जिस लेक का नाम है लेक तंगनेइका। एक्चुअली हो क्या रहा है, इस लेक के पास बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग की जा रही है। इतना ज्यादा ओवर फिशिंग की जा रही है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ओवर फिशिंग की जाएगी तो डेफिनेटली इस लेक को तंग किया जाएगा, डिस्टर्ब किया जाएगा, है ना? इस वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। हमारे लिए क्या जरूरी है, इसकी लोकेशन, कि एक्चुअली ये कहाँ पर लोकेटेड है, राइट? तो क्या क्या यहाँ पर चीजें चलाई गई हैं, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जीईसी और यूएनओपीएस, इन लोगों ने एक इनिशिएटिव चलाया है, क्योंकि ये जो लेक तंगनेका है, ये अफ्रीका में लोकेटेड है और बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, जाम्बिया, इन सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इन सारे देशों के साथ मिलकर के यहाँ पर रीस्टोर करने का काम कर रही है इकोलॉजी को, राइट? ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पर बना रहे, बायोडायवर्सिटी का भी लॉस ना हो। इसलिए इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं इसे सेव करने के लिए, राइट? क्या किया जाएगा यहाँ पर? सस्टेनेबल तरीके से लैंड का मैनेजमेंट किया जाएगा, लैंड को कंजर्व किया जाएगा और वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि ये लेक तंगनेका एक्चुअली कहाँ पर लोकेटेड है एग्जैक्टली। ये आप देख रहे हो, दिस इज लेक तंगनेका। कौन कौन से देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है? तो ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हियर इट इज जाम्बिया, हियर इट इज तंजानिया, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये बुरुंदी, ये रहा बुरुंडी। इन सब देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही ये इंटरनेशनली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का इसको दर्जा मिला हुआ है। बहुत सारी नदियां हैं जो लेक तंगनेका में जाकर के ड्रेन होती हैं, जैसे कि मालगरासी नदी, लुफूबू रिवर, लुकुगा और कलम्बो नदी। ये सारी नदियां जाकर के यहाँ पर ड्रेन होती हैं। तो आपको याद रखना है कि लेक तंगनेका कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है। एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बुरुंदी, डीआरसी, तंजानिया और जाम्बिया नाम के देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही ये रिफ्ट वैली लेक का एग्जाम्पल है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आपको ईस्टर्न साइड पर रिफ्ट देखने मिलेंगे। उस रिफ्ट के वेस्टर्न साइड पर ये लेक तंगनेका लोकेटेड है। साथ ही अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो ये सेकंड डीपेस्ट लॉन्गेस्ट लेक है पूरी दुनिया में। तो नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे है लेक बैकाल, जो कि रशिया में लोकेटेड है। मतलब लेक बैकाल जो है पूरी दुनिया का सबसे पहला डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है। लेकिन लेक तंगनेका ये दूसरी सबसे ज्यादा डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है। और साथ ही अफ्रीका की भी ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है और ये फ्रेश वाटर लेक है, मतलब कि साफ पानी की झील आपको ये देखने मिलेगी। तो लोकेशन वाइज कौन कौन सी नदियां, लॉन्गेस्ट लेक है ये अफ्रीका का, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है, ये सब चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि नरेंद्र मोदी जी, जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था 3 मार्च को, तो ये गए थे कहाँ पर? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट करने गए थे। वहां पर ये लाइन सफारी कर रहे थे। जिसके बाद इन्होंने विजिट किया था वनतारा को। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो जाते ही वनतारा, इन्होंने वनतारा को इनॉग्रेट भी किया है। वनतारा जो कि लोकेटेड है जामनगर गुजरात में, इसे इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। वनतारा आप सभी को पता है, जिसे हम स्टार ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, रिलायंस द्वारा एस्टैब्लिश एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रेस्क्यू सेंटर है। अनंत अंबानी, आप सभी को पता होगा, पूरे 1 साल इनकी शादी चली थी। तो उसमें आई थिंक जब प्री वेडिंग्स वगैरह हो रहे थे तो इन्होंने वनतारा को इंट्रोड्यूस किया था कि ऐसा इनका एक विजन है, जहां पर, क्योंकि अनंत अंबानी इज वेरी पेट लवर, इनको एनिमल्स बहुत पसंद हैं, पेट्स बहुत पसंद है, दैट्स वाई इन्होंने वनतारा का कॉन्सेप्ट उस टाइम इंट्रोड्यूस किया था। पर अब मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट कर दिया है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, ये 2000 से भी ज्यादा इंडेंजर्ड एनिमल्स का घर होगा। वहां पर इन एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा,
रेस्क्यू किया जाएगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा। मतलब अगर कहीं पर कोई एनिमल्स बहुत ज़्यादा थ्रेट में हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो उन्हें ले आकर के वनतारा में रखा जाएगा। कौन-कौन से एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं? एशियाटिक लायंस, स्नो लेपर्ड्स, वन हॉर्न राइनोस, इन सब टाइप के एनिमल्स को यहाँ पर लेके आया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स भी देखने मिलेंगे वनतारा वाले रीजन में ही, जहाँ पे इन एनिमल्स को अगर चोट वगैरह लगी है तो उन्हें ट्रीट भी किया जाएगा। राइट, तो आपको याद रखना है मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है, कब किया है? जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को, जो कि 3 मार्च को पड़ता है ना? उसी दिन इस इनॉग्रेशन को किया गया है। लोकेशन आपको याद रखनी है कि ये जामनगर में लोकेटेड है। रिलायंस का ये बनाया हुआ है वनतारा, और इनॉग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। नाउ नेक्स्ट, एक मिसाइल से जुड़ी हुई न्यूज है, जिस मिसाइल का नाम है अस्त्र मार्क 3 मिसाइल। राइट, ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल है। याद रखना है, ये क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका नाम है अस्त्र मार्क 3। अब इसका नाम बदल करके गांडिव रख दिया गया है। गांडिव आप सभी को याद होगा, महाभारत में जो अर्जुन थे, पांडव अर्जुन, उनके धनुष का नाम गांडिव था। उसी के नाम पर इस अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का नाम रीनेम किया गया है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब आप समझ लो कि जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये उस टारगेट को भी हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसे डेवलप किया गया है बाय डीआरडीओ। रेंज कितनी है? 340 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 0.8 से लेकर के 2.2 मैक। मैक इज द यूनिट फॉर मेजरिंग स्पीड। राइट, तो नाम बदल करके क्या रखा गया है? किसने इसे डेवलप किया है? क्या इसकी रेंज है? एयर टू एयर मिसाइल है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। अगला न्यूज, जो कि जुड़ा हुआ है ड्रैगन को पायलट के साथ। एक्चुअली हुआ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में एक नया वॉइस एक्टिवेटेड एआई असिस्टेंट को डेवलप किया है, जिसका नाम है ड्रैगन को पायलट। ये जो ड्रैगन को पायलट एआई असिस्टेंट टूल है, ये नया हेल्थ केयर एआई टूल होगा। हेल्थ केयर से आपको समझ में आना चाहिए कि ये हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक्चुअली ये क्या करेगा, ये इसको इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है कि ये डॉक्टर्स की हेल्प करेगा और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की हेल्प करेगा, ताकि जो भी क्लिनिकल बेसिस पे नोट्स वगैरह होते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको तो कितनी चीजें कोई अपनी मेमोरी में याद करके रखेगा, या कितनी देर तक आप उस नोट को प्रिजर्व करके रखोगे, राइट? तो ये क्या करेगा, ये जो ड्रैगन को पायलट है, उस क्लिनिकल नोट्स को ट्रांसक्राइब करने का काम करेगा और ये ड्राफ्ट पेपर वर्क को सेव कर लेगा। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, ताकि ये हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। राइट, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी, अगर आप देख रहे होगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक को पायलट भी लॉन्च किया है। राइट, को पायलट नाम का भी एआई टूल लॉन्च किया है। गूगल का अगर आप देखोगे एआई टूल, तो गूगल का जेमिनी है, जो वर्क करता है, आप सभी के फोनों में भी वर्क करता होगा, आप सभी ने देखा होगा। तो हेल्थ सेक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। राइट, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो जुड़ा हुआ है सी ग्रासेस के साथ। रिसेंटली एक स्टडी की गई, जिसमें ये पाया गया कि जो सी ग्रासेस हैं, इनका डिक्लाइनिंग रेट 1 से 2% एवरी ईयर हो गया है। मतलब 1 से 2% सी ग्रास हर साल डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर सी ग्रासेस डिक्लाइन होंगे, तो आप समझ सकते हो कि सी के अंदर रहने वाले स्पीशीज को काफी ज्यादा खतरा होगा, जो इन्हीं सी ग्रासेस में रहते हैं। जब सी ग्रासेस ही नहीं रहेंगे, तो वो स्पीशीज कहाँ जाएंगी? है कि नहीं? ये सभी चीजें क्यों हो रही हैं? आंसर इज ओनली वन, विच इज क्लाइमेट चेंज। राइट, तो सी ग्रासेस एक्चुअली होती क्या है? ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, जो ग्रो करता है शैलो वाटर में, पानी के अंदर ग्रो करता है। लाइक अगर आप बेस, लगून्स, इन सारी जगहों पे जाओगे, तो पानी के अंदर ये जो सी ग्रासेस है, ये ग्रो अप होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होती हैं, शैलो वाटर में होती हैं। सी ग्रासेस के रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं,
लीव्स होती हैं और ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, आपको ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि घास है तो इसमें फ्लावर नहीं होंगे, सीड्स नहीं होंगे, पत्तियां नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है, लीफ भी होती है, फ्लावर भी होता है और सीड भी होता है। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं पेड़ पौधे, वो जो सी ग्रास सॉरी वो जो प्लांट्स होती हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से सी ग्रासेस भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने क्या बोला, ये डीप सी में नहीं पाए जाते, ये शैलो वाटर में पाए जाते हैं। तो जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम वे सी ग्रासेस भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। राइट, पानी के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि सनलाइट वहां तक पहुंच पाती है तो ये इजीली फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सारे ही कॉन्टिनेंट में आपको सी ग्रासेस देखने मिलेंगे एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, क्योंकि एंटार्क्टिका जगह ही ऐसी है, फ्रोजन है, तो वहां पे आपको कैसे मिल सकता है सी ग्रास, है कि नहीं? तो जितनी प्रॉपर्टीज मैंने सी ग्रासेस के बारे में बताई है, आप याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन बनता है एनवायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, तो डेफिनेटली ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला न्यूज अगला न्यूज़ जुड़ा हुआ है बॉल गार्ड 3 से रिलेटेड। हो क्या रहा है, अभी हाल ही में बॉल गार्ड 3 की जो डिमांड है पंजाब में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कॉटन को सो करने का टाइम आ गया है, मतलब कॉटन को बोया जाएगा। तो बॉल गार्ड 3 की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आखिर ये बॉल गार्ड 3 है क्या? बॉल गार्ड 3 एक नया पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की वैरायटी है। कॉटन में क्या होता है ना कि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो कॉटन का जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से ग्रो अप नहीं हो पाता है। इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक पेस्ट रेजिस्टेंट एक नया वैरायटी तैयार किया गया है कॉटन का, जिसको हम लोग बॉलगार्ड 3 के नाम से जानते हैं। अब पंजाब में इसी बॉलगार्ड 3 की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसका जो क्रॉप है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, मतलब उसमें कोई बीमारी ना हो और वो अच्छे तरीके से कंप्लीटली ग्रो अप करे। राइट, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई है। आखिर ये बॉलगार्ड 3 को डेवलप किसने किया है? तो डेवलप किया है मोनसैंटो ने। इनमें 3 प्रकार के बीटी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक है CRY1AC, CRY2AB और WIP3A। ये सारे की सारी जो प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करते हैं उन सारे इंसेक्ट की डेथ के लिए। मतलब जो बीमारियां लग जाती हैं, जो फंगस, जो कीड़े लगते हैं, उन कीड़ों को ये प्रोटीन्स मार देते हैं और हमारा जो कॉटन का प्रोडक्ट है, कॉटन की वैरायटी है, वो सेफ रहती है। राइट, इससे पहले भी बॉल गार्ड 1 को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में 2002 में। उसके बाद बॉल गार्ड 2 को इंट्रोड्यूस किया गया 2006 में। बीटी, जैसा कि मैंने बताया, ये 3 बीटी प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो बीटी का क्या फुल फॉर्म है? बैसिलस थुरिनजिनियासिस, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक सॉलिड ड्वेलिंग बैक्टीरियम होता है। ये इंसेक्ट्स को मार डालता है और हमारी जो कॉटन की वैरायटी है वो सेफ हो जाती है। राइट, तो बॉलगार्ड 3 क्या है? ये पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन की जेनेटिकली मॉडिफाइड एक नई वैरायटी है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अगली न्यूज एक मिशन के साथ जुड़ी है, जिस मिशन का नाम है मिशन 300। आखिर हो क्या रहा है? वर्ल्ड बैंक और द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक यानी कि AFDB ने एक साथ मिलकर के पार्टनरशिप की है और इन्होंने लॉन्च किया है मिशन 300 को। तो मिशन 300 का कुछ तो गोल होगा। ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है, ताकि इनका टारगेट है 300 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। कौन से रीजन में? सब सहारन अफ्रीकन रीजन में बाय 2030, यानी कि 300 मिलियन पीपल 2030 तक इतने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, जिसका जिम्मा उठाया है वर्ल्ड बैंक और द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने। इसे लॉन्च कब किया गया? 2025 में, इसी साल। और इस मिशन का बस यही ऑब्जेक्टिव होगा कि ये अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। राइट, पीपल नॉट इन इंडिया, इन अफ्रीका। ठीक, याद रखेंगे कि मिशन 300 किस जगह से जुड़ा है? अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात की गई है। तो अगर सस्टेनेबल वे में आप सोच सको तो सोलर पावर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सहारा डेजर्ट जो है, आप सभी को पता है, पूरा डेजर्ट एरिया है।
सनलाइट वहाँ पे बहुत अच्छी पड़ती है, ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, तो डेफिनेटली सोलर पावर का यूज करना बहुत अच्छी चीज है। वही ये लोग करेंगे। अगली न्यूज जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी है। एक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है शरत कमाल, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम द स्पोर्ट। ये इंडिया के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अपना प्रोफेशनल टेबल टेनिस से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बस ये फाइनल एक कंपटीशन होने वाला है जिसे ये खेलेंगे, जो कि WTT स्टार कंटेंडर इवेंट है। कहाँ पर ये होगा? नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में। कब से कब तक? 25 से लेकर के 30 मार्च तक। वो खेलने के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। नाउ, शरद कमल का नाम बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेरिस ओलंपिक जब 2024 में होस्ट किया गया था पेरिस में, तो वहां पर ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर शरद कमाल और PV सिंधु ही रहे थे, राइट? इसलिए शरद कमाल का नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये बहुत ही फेमस टेबल टेनिस प्लेयर भी हैं। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इसी के साथ एक और प्लेयर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया है, राइट? आप सभी को पता होगा, जो भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं, दे ऑल नो वेरी वेल सुनील छेत्री का नाम। इंडिया के फुटबॉल प्लेयर हैं, बहुत फेमस प्लेयर हैं। इन्होंने अपना रिटायरमेंट 2024 में ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब ये अपने रिटायरमेंट को वापस ले रहे हैं क्योंकि फीफा इंटरनेशनल मैचेस होने वाले हैं, नेशनल टीम को इनकी जरूरत है। दैट्स वाई इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो वापस आएंगे। इंडिया वर्सेस मालदीव्स का मैच होने वाला है 19 मार्च को, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होने वाला है 25 मार्च को, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल अगर गोल्स की बात करें इनके नाम पर, तो 94 गोल्स हैं सुनील छेत्री जी के नाम पे, और ये फोर्थ हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स में, राइट? सुनील छेत्री का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे इंडिया के फुटबॉल प्लेयर हैं। वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, इन सब के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है सुनील छेत्री का नाम। तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है नेशनल फुटबॉल टीम को। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि वो रिटायरमेंट को वापस लेंगे और अब टीम इंडिया के लिए फिर से एक बार खेलेंगे। ओके। एक और न्यूज जो कि एक टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई है, जिस टाइगर रिजर्व का नाम है कवल टाइगर रिजर्व। ये लोकेटेड है एक्चुअली तेलंगाना में। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर नेचर और टेक्नोलॉजी दोनों चीजों को एक साथ यूज करके इम्प्रूव किया जा रहा है वाटर की सप्लाई, ताकि इस रिजर्व में वाटर की कमी ना हो, वाटर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सप्लाई किया जा सके। ये जो कवल टाइगर रिजर्व है, ये गोदावरी नदी के किनारे लोकेटेड है, तेलंगाना में लोकेटेड है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था 2012 में। साथ ही ये जो टाइगर रिजर्व है, ये बॉर्डर शेयर करता है तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व से, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आपको मैप में लोकेशन में बताती हूँ कि कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ये तेलंगाना आपको दिख रहा है, हियर इट इज कवल टाइगर रिजर्व। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो महाराष्ट्र में ये तदोबा अंधारी नाम का जो टाइगर रिजर्व है, ये उससे भी बॉर्डर शेयर करता है। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व से भी बॉर्डर शेयर करता है, और ये कुछ यहाँ पर लोकेटेड है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में। लोकेशन बेस ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, आप सभी को पता है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा ये पूरा सेशन। आपने लिख करके नोट्स बनाए होंगे। एंड आपके लिए आज एक होमवर्क मैंने रखा है, जो कि जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। वो है ये कि आपको क्या करना है, गोदावरी नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो, चाहे वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो, उन सबके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और सेशन कैसा लगा ये भी आप सब बताओगे। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड टेक केयर टू ऑल।